नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहूणं। प्रसंग चल रहा है चतुर्थ गुणस्थान का, और चतुर्थ गुणस्थान के प्रकारों के बारे में भी जानकारी की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि। देखो, वेदक सम्यक दृष्टि जीव जब सातों प्रकृतियों का उपसम कर लेता है तब उसे द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये विशेषता है नियम से। प्रथमोपसम सम्यक तो मिथ्या दृष्टि जीव करता है, चाहे वो शादी हो या अनादि हो, ठीक है ना। लेकिन द्वितीयोपसम कौन करेगा? छयोपसम सम्यक दृष्टि जीव। वेदक सम्यक दृष्टि जीव जो तीन करण के द्वारा इस दर्शन मोहिनी का उपशम कर देता है तब होता है द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव। और इसके अनंतानुबंध की विसर्जना ही होती है। देखो, दो मत हैं इसमें, धवलाकार का मत और जय धवलाकार का मत अलग अलग है। एक आचार्य भगवंत कहते हैं कि बिना विसंयोजना के उपशम श्रेणी होती ही नहीं है। एक आचार्य भगवंत कहते हैं कि नहीं, कोई बाधा नहीं है, यदि विसंयोजन नहीं भी की है तो भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। और 11वें गुणस्थान में पूरी 28 की सत्ता बनाई है, ऐसा भी मत है। और एक आचार्य भगवंत 24 की सत्ता को लेके चलते हैं। तो ऐसे दोनों मत हैं, ठीक है ना। तो जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली है वो 24 प्रकृति के सत्ता वाला द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि कहलाएगा, और जिसने नहीं की है विसंयोजना वो 28 की सत्ता वाला कहलाएगा। अब आगे आचार्य स्वयं कहते हैं अपर्याप्त द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि। ये चतुर्थ गुणस्थान संबंधी बात चल रही है। अब देखो, द्वितीयोपसम सम्यक्त्व के काल में ही मरण हो जावे, प्रथमोपसम सम्यक्त्व में मरण कभी नहीं होता। सो इस बात का ध्यान रखना। द्वितीयोपसम सम्यक्त काल में ही मरण हो जावे तो केवल मरण करके कहाँ जाएगा? तो नियम है देव गति में ही उत्पन्न होता है। और वह द्वितीयोपसम सम्यक्त्व शरीर पर्याप्ति होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। पर्याप्तक में तो फिर वो क्षयोपसम हो जाएगा, लेकिन अपर्याप्त काल में ही द्वितीयोपसम सम्यक्त्व बनता है। ऐसे जीव को हम अपर्याप्त द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब एक और विशेषता ध्यान रखना, भले द्वितीयोपसम सम्यक्त्व वाला 11वें गुणस्थान तक पहुंच गया है और यदि मरण हुआ तो तुरंत 11वें से वह चौथे में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आनुपूर्वी का उदय कहाँ रहेगा? चौथे गुणस्थान में ही रहेगा। इसलिए चाहे किसी भी गुणस्थान में 10वें में, 8वें में, 9वें में कहीं भी मरण हो तो कहाँ आ जाएगा वो? तुरंत जैसे ही मरण हुआ तुरंत चतुर्थ गुणस्थान आ गया, और उस गुणस्थान के साथ में वह देवगति को जाता है। तो जो अपर्याप्त अवस्था है तब तक ही रहेगा द्वितीय उपसम सम्यक दर्शन। पर्याप्त होते ही, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही क्षय उपसम सम्यक दर्शन हो जाता है, ठीक है ना। अपर्याप्त वेदक सम्यक दृष्टि जीव। अब वेदक सम्यक दृष्टि की बात बता रहे, कृत वेदक की बात नहीं बता रहे। वेदक सम्यक्त में मरण हो जावे तो वेदक सम्यक्त तो अपर्याप्त अवस्था में ही रहता है। और यह जीव कहाँ? कर्म भूमियाँ, भोग भूमियाँ। लेकिन एक विशेषता है, कर्म भूमि से कभी भी कर्म भूमि में जन्म लेने वाला सम्यक्त के साथ उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ आप कहोगे कि ये कर्म भूमियाँ क्यों? स्वर्गों से आएगा तो कर्म भूमि का सम्यक दृष्टि जीव बनेगा, नरकों से आएगा तो सम्यक्त को लेकर आ सकता है। ये कर्म भूमियाँ। और भोग भूमियाँ मनुष्य, कर्म भूमि का जीव वेदक सम्यक्त के साथ में भोग भूमि जा सकता है। भोग भूमि कौन जाएगा? जिन्होंने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया है और उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, और फिर वह सम्यक्त के साथ मरण करेगा तो कहाँ जाएगा? भोग भूमि का मनुष्य होगा। और भोग भूमि का ही त्रियंश होगा, जो बद्धायुष्क है, जिसने पहले त्रियंश आयु का बंद कर लिया है, तो वो कहाँ जाएगा? भोग भूमि का त्रियंश होगा। एवं वैमानिक देव में जाएगा,
और यदि कोई आयु का बंध नहीं किया है तो कहाँ जाएगा? वैमानिक देवों में ही जाएगा। लेकिन एक विशेषता है, प्रथम नरक के नार की भी अपर्याप्त अवस्था में वेदक सम्यक दृष्टि रह सकते हैं। वो कौन सा वेदक? कृत वेदक की बात है। सामान्य वेदक वाला नरकों में नहीं जाता है। ये भी कृत वेदक की अपेक्षा से ले ना, कर्म भूमि त्रियंच वाला और भोग भूमि, एक कृत वेदक वाला, सामान्य वेदक वाला नहीं रहता। और यदि नरक में जाएगा तो वेदक सम्यक दर्शन छूट जाएगा, फिर वहाँ जाके भले वह उत्पन्न कर सकता है। वह वेदक सम्यक तो अपर्याप्त अवस्था के बाद भी बना रह सकता है। कहाँ? प्रथम नरक में। वो कौन सा वेदक है? अब यहाँ कृत वेदक की बात नहीं कही है, यहाँ सामान्य वेदक की बात है। वैसे हमारे लिए स्मरण में है कि कृत वेदक की अपेक्षा से ही बनाया है गत्यागति, लेकिन उन्होंने लिखा है कि प्रथम नरक के नार की भी अपर्याप्त अवस्था में वेदक सम्यक दृष्टि रह सकते हैं, और वह वेदक सम्यक तो अपर्याप्त अवस्था के बाद भी वह बना रह सकता है। तो इसका अर्थ हुआ कि सामान्य वेदक सम्यक दृष्टि जा रहा है, और कृत वेदक वाला जाएगा ना तो नियम से वह छायक सम्यक दर्शन कर लेगा, फिर वह वेदक सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा, छायक सम्यक तो कर लेगा। देख लेना इस प्रसंग को। अब अपर्याप्त छायक सम्यक दृष्टि देखो आगे। अब आगे छायक सम्यक दृष्टि का मरण हो तो वैमानिक देवों में जन्म लेता है, किंतु यदि किसी जीव ने पहले नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु का बंध कर लिया हो तो क्रमशः कहाँ जाएगा? यदि नरक में जाएगा तो पहले नरक में भोग भूमि त्रियंच गति का बंध कर लिया तो भोग भूमि का त्रियंच और भोग भूमि का मनुष्य उत्पन्न होता है। यदि छायक सम्यक दृष्टि नार की व देव है तो नियम से वह फिर वहाँ से आएगा तो मनुष्य गति में ही जन्म लेता है, नियम है। देवगति का सम्यक दृष्टि जीव और नरकों का सम्यक दृष्टि जीव नियम से मनुष्य गति में ही उत्पन्न होता है। और ये जीव अपर्याप्त तक के पश्चात भी छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, और फिर इनका कभी सम्यक दर्शन छूटना नहीं है। ठीक है, आ गए समझ में? तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे, बद्ध है उसका, है ना। अब यहाँ जो वेदक सम्यक्त की बात कही है तो कृत वेदक लेना और सामान्य वेदक, कृत वेदक की अपेक्षा से ही भंग बनते हैं। अब देखो, दर्शन मोह छपणा प्रस्थापक वेदक सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि दर्शन मोहिनी का क्षय कौन करेगा? कभी डायरेक्ट प्रथमोपसम सम्यक्त वाला दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं कर सकता, हमेशा क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जीवी दर्शन मोहिनी का क्षय करता है। तो इसमें दर्शन मोहिनी की छपणा का प्रस्तावक कौन होगा? क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जीव, वेदक सम्यक दृष्टि जीव। अधःकरण के प्रथम समय से लेकर जब तक यह वेदक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व का व सम्यक प्रकृति में संक्रमण करता रहता है, मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति में संक्रमण करता रहता है, तब तक वह दर्शन मोह छपण प्रस्थापक वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक है, क्योंकि दर्शन मोहिनी की छपणा प्रारंभ उसने कर दी है, और इस समय मरण नहीं होगा। दर्शन मोहिनी की छपणा मरण नहीं होगा। मरण कब होगा? जब कृत वेदक होगा तब मरण होगा। दर्शन मोह उपशमना प्रस्तावक वेदक सम्यक दृष्टि जीव अधाकरण के प्रथम समय से लेकर समस्त दर्शन मोहिनी का अंतरकरण कर चुकने तक यह जीव दर्शन मोह उपशमना प्रतिष्ठापक वेदक सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि दर्शन मोहिनी की पूरी उपशमना कौन करेगा? तो वेदक सम्यक दृष्टि जीव। छायक सम्यक की प्राप्ति कौन करेगा? तो वेदक सम्यक दृष्टि जीव। बहुत बड़ा काम करता है वेदक सम्यक। इसका द्वितीयोपसम उत्पन्न करने से पहले मरण नहीं होता, नियम है। द्वितीयोपसम के काल में मरण भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक वेदक सम्यक तो मतलब प्रतिष्ठापक है तब तक इसका मरण नहीं होगा। आया समझ में? इसका द्वितीयोपसम उत्पन्न करने से पहले
जब तक पूर्ण होगा तब कर सकता है। द्वितीयोपसम के काल में तो मरण हो जाएगा, लेकिन जब तक पूर्ण नहीं किया है तब तक मरण नहीं होता है, नियम है। ठीक है, आगे समझ में। अब कहते हैं अनंतानुबंधी विषयोजक वेदक सम्यक दृष्टि जी। पहले हम आपको बता के आए हैं कि दर्शन मोहिनी की छपड़ा यदि करना है तो पहले अनंतानुबंधी की विषयोजना करना अनिवार्य, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय कभी भी स्वमुख से नष्ट नहीं होती। इसका द्रव्य दूसरी कषायों में जाता है फिर समाप्त होती है। तो विसंयोजना का अर्थ ही है कि पूरा द्रव्य अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप में परिणमन हो जाता है। तो दर्शन मोहिनी की छपना करता हुआ जीव पहले 3 करण के द्वारा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, फिर वेदक सम्यक्त प्राप्त करे तो उसे अनंतानुबंधी वियोजक वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। अकेली उसने विसंयोजना की है, छपड़ा प्रारंभ नहीं की दर्शन मोहिनी की, तो वो अनंतानुबंधी विसंयोजक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती वेदक सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। इस चीज़ का भी अपने ख्याल रखना पड़ेगा। देखो 3 करण कहाँ कहाँ होते हैं, एक विशेषता है सिर्फ मोहिनी के पूर्ण उपशम के लिए और मोहिनी के क्षय के लिए। देखो अपन बताते हैं, पहले प्रथम उपशम सम्यक तो किया तब 3 करण किए क्योंकि पूरा दबाना था, फिर विसंयोजना की तब भी 3 करण किए, अनंतानुबंधी का द्रव पूरा खत्म करना था, फिर दर्शन मोहिनी की छपड़ा की तब भी 3 करण करना क्योंकि दर्शन मोहिनी को पूरी सत्ता से नष्ट करना है। इसके बाद द्वितीयोपशम सम्यक तो किया तो भी दर्शन मोहिनी की मतलब तो भी 3 करण करता है, फिर उपशम श्रेणी चढ़ा तो भी 3 करण किया, और छपक श्रेणी चढ़ेगा तो भी। सिर्फ अकेले मोहिनी के परिवार को समाप्त करने के लिए या दबाने के लिए कितने करण होते हैं, 3 करण। अब वेदक सम्यक्त के लिए 2 करण और संयम असंयम सकल संयम के लिए 2 करण होते हैं। अनुवृत्तिकरण जब भी होगा तो पूर्ण कर्म के क्षय के लिए या पूर्ण कर्म के उपशम के लिए ही किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए इन 3 करणों का भी ध्यान रखना। इस प्रकार अन्य अविरत सम्यक दृष्टियों की चिंतना कर लेनी चाहिए। अब प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वेदक छायक सम्यक्त होने के अंतर्मुहूर्त पहले की अवस्था का वर्णन क्रमशः करते हैं। अभी तो तुम्हें चतुर्गुण स्थान की बात बता दी, अब लेकिन उसके पहले की अवस्था क्या होती है, क्योंकि वैसे हमने आपको पहले बताया था कि प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्ति के लिए पहले क्या करना पड़ता है इस जीव के लिए, 5 लब्धियाँ। कौन कौन सी लब्धियाँ, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि तक तो अभव्य भी चला जाता है, लेकिन इसके बाद और पुरुषार्थ करता है तो करण लब्धि, और करण लब्धि में ढल करके ही फिर नियम से उपशम करके प्रथमोपशम दर्शन मोहिनी का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति कर लिया करता है। लेकिन प्रायोगिक लब्धि में एक विशेषता है। देखो क्षयोपशम प्राप्त होना, अनंत गुणा अशुभ कर्मों का हीन कर देना, फिर उसके बाद में विशुद्धि आई तो इतनी विशुद्धि बढ़ी कि शुभ प्रकृतियों का चतुस्थानी बंद करने लग जाता है। इसके बाद में फिर देशना, ऐसे गुरु मिल गए अपने लिए, गुरु महाराज, उनका उपदेश मिल गया, उसको लब्धि यानी ग्रहण कर लेना, प्राप्त कर लेना। फिर इसके बाद 3 काम करने के बाद प्रायोग्य लब्धि आती है। प्रायोग्य लब्धि अपने आप में कह रही है प्रयोग करो, बैठे बैठे मत रहो। और वो प्रयोग बाहर का नहीं होता, परिणामों का होता है, और परिणामों को इतना विशुद्ध करता है प्रायोगिक लब्धि में कि 70 कोड़ा कोड़ी आदि का बंध भी अंत कोटा कोटि सागर की स्थिति को बांधता है, इतना अंत कोटा कोटि कर लेता है। और उसके पश्चात पल्ले के संख्यात भाग कम कर करके जब पृथक तो 300 से 90 के बीच में सागर कम कर देता है,
तो नरक आयु का विच्छेद हो जाता है, बंध विच्छेद। ऐसी कितनी प्रकृतियों का 34 बंधावसरण होते हैं, और इसमें प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? शायद 68 प्रकृतियाँ होती हैं। हाँ, 47 प्रकृतियाँ होती हैं अबंध के ग्रुप में अवेद की अपेक्षा से। देख लेना इस विषय को, क्योंकि पहले भी हमने बताया था, तो प्रकृतियों का देखना ही। बंधावसरण है, बंध रुक गया है, आगे जैसी इकारी हो जाएगा तो पुनः वो प्रकृतियों का बंध होने लग जाएगा। और विच्छुत्ति किसे कहते हैं? जिसकी विच्छुत्ति हो गई वह आगे कभी बंध को प्राप्त नहीं होगी। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई तो वो आगे नहीं बनेगी, लेकिन पहले गुणस्थान में जो 34 का बंधावसरण हो गए, 34 बंधावसरण हो गए, तो आगे जैसी सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी तो पुनः बंध को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार ये प्रायोगिक का वर्णन फिर 3 करण करता है। हमने ये कर्मकांड पढ़ाते समय आप लोगों को 3 करण की बहुत अच्छी विवेचना की थी, उसमें देख लेना। 3 करण कर लेता है, फिर जो अंतःकरण करने के बाद तत्संबंधी जैसे ही अंतःकरण कर चुकने के पश्चात उद्यावली समाप्त होते ही प्रथमोपसम सम्यक्त को उत्पन्न कर लेता है। और जैसे ही प्रथमोपसम सम्यक्त उत्पन्न हुआ कि उसी परिणाम से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर देता है। एक मिथ्यात्व को मिलता है, एक सम्यक मिथ्यात्व को मिलता है और एक सम्यक प्रकृति को। सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व को, उससे कम सम्यक मिथ्यात्व को, फिर इसके बाद सम्यक प्रकृति को कम। ये सिर्फ द्विस्थानीय है। सम्यक प्रकृति तो एक स्थानीय है और सम्यक मिथ्यात्व तो द्विस्थानीय है। तो इस प्रकार से ये अपन ने प्रथमोपसम सम्यक्त के पूर्व की बात हमने आपको बताई है। और द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? तो वेदक सम्यक दृष्टि जीव उक्त प्रकार से फिर 3 करण करेगा, और तीनों करणों को करने के बाद जिसको विषय योजना करना है, पहले अनंतानित्य बंधनी की विषय योजना करेगा, फिर पुनः 3 करण करेगा, तो फिर वह दर्शन मोहिनी का उपसम करेगा, तब कहीं जाकर के द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि जीव। तो ये प्रथम गुणस्थान से आता है प्रथमोपसम वाले के, और भेदक सम्यक दृष्टि जीव द्वितीयोपसम सम्यक तो करता है। ठीक है ना। वेदक सम्यक दृष्टि प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि या द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि जीव की सम्यक प्रकृति के उदय में आने पर वेदक सम्यक दृष्टि हो जाता है। और वेदक सम्यक दृष्टि जीव को 28 प्रकृति की भी सत्ता रहती है, और विसंयुत वाला हो तो 24 की भी सत्ता रहती है। इसलिए और वेदक सम्यक प्राप्त करने के लिए 3 करण की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 ही करण होते हैं, अधाकरण अपूर्व करण। तो वेदक सम्यक दृष्टि के लिए 2 करण, और संयम के लिए भी, चाहे देश संयम हो चाहे सकल संयम हो, तो उसके लिए भी 2 करण। ठीक है ना। इस तरीके से अपन थोड़ी सी गहनता से अपन सम्यक्त के बारे में चर्चा कर लें तो बहुत अच्छे चिंतन करें। और अपन अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं तो अपन अपने परिणामों को भी देखें। अभी तो सिर्फ हम आपको ये विवक्षाएं बता रहे हैं कि व्रत लेने के भाव तो नहीं है, लेकिन परिणामों में निर्मलता रहती है। और एक विशेषता है, अविरत सम्यक दृष्टि जीव की कषाय यदि रहेगी, अप्रत्यख्यानवर्णी कषाय का उदय रहेगा, तो 6 महीने के भीतर भीतर वो समझौता कर लेता है। 6 महीने का उल्लंघन नहीं होता, और यदि उल्लंघन हो जाए तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कहना कि मैं अभी मिथ्या दृष्टि हूँ। ये थर्मामीटर स्वयं पर लगाना, दूसरे पर नहीं लगाना, कि मैं अभी मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे अभी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन मुझे सम्यक्त प्राप्त करना है तो अपन को विशुद्धि बढ़ाना होगी, कषायों की मंदता रखनी होगी। भले व्रत लो या ना लो, लेकिन अपने जीवन में कम से कम सम्यक्त की प्राप्ति तो कर ही लेना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। देखो, वो तो छुल्लक महाराज जी ने बहुत अच्छे से चिंतन करके ये गुणस्थान दर्पण पुस्तक निकाली है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो प्रायः इसी पुस्तक के माध्यम से तत्व चर्चा करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसके माध्यम से यदि बताएं तो बहुत अच्छा। नहीं तो सामान्य से गुणस्थानों की परिभाषा तो ये
मिल ही जाती, कोई बाधा ही नहीं है। इसलिए इस प्रसंग को लेकर के हमने गुणस्थान दर्पण को लगा रहे हैं। यदि पुस्तक मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये पुस्तक की उपलब्धि कहाँ मिल सकती है? तो ये मेरठ में सहजानंद वर्णी ग्रंथमाला है, वहाँ से उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, इतने रखें।